गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं डॉक्टर राजन सर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फर्टिलाइजेशन। हम बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे इन दोनों चीज़ों को, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना और बार बार वीडियोस को देखना। अगर आपने ये आज का टॉपिक अच्छे से देख लिया तो आपका इन दो टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता और आप मास्टर बन जाएंगे इस टॉपिक्स के। तो इसमें छोटा सा टर्म स्टार्ट कर रहे हैं हम, ओवुलेशन। इसका मतलब होता है ग्राफियन फॉलिकल के मैच्योर होने के बाद सेकेंडरी ओसाइट की फॉर्म में ओवम का रिलीज होना। ओके, ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी इन द सेकेंडरी ओसाइट स्टेज। दस ह्यूमन बींग ओवुलेशन इज रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट फ्रॉम द ओवरी। यू नीड टू डिफाइन इट प्रॉपरली। सेकेंडरी ओसाइट जो होती है ओवम की स्टेज, वो जब ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होती है तो हम उसे ओवुलेशन कहते हैं। नॉर्मली आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो रिलीजिंग ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओवुलेशन। वो थोड़ा लो स्टैंडर्ड का हो जाएगा। ओवम क्या है? तो ओवम हम सेकेंडरी ओसाइट को ही ओवम बोलते हैं। यहाँ पे एक टर्म आ रहा है एलेसिथल, तो ये मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा टाइप्स ऑफ ओवम। जिसके अंदर यॉक नहीं होता है, यॉक का अमाउंट बहुत कम होता है, उसे हम एलेसिथल एग बोलते हैं। और फिर हम पढ़ेंगे इसके यॉक के बेसिस पे और उसके ओरिएंटेशन और उसकी पोजीशन के बेसिस पर, अमाउंट के बेसिस पे टाइप्स ऑफ ओवम के, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। हम मैमल्स का, ह्यूमन बीइंग का जो ओवम होता है वो एलेसिथल होता है, यॉक बहुत कम होता है, क्योंकि एम्ब्रियो को फीड करने के लिए मदर का यूट्रस है, प्लेसेंटा है, इसलिए हमें यॉक का बहुत कम अमाउंट होता है। यहाँ देखो मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ ओवम का स्ट्रक्चर या फिर oocyte का स्ट्रक्चर। तो बाहर आपको जो पिंकिश कलर में सेल की दो लेयर नज़र आ रही है वो है सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ओवम इज कोरोना रेडिएटा एंड जस्ट बिलो इट इज जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा अंदर वाली लेयर है, ये वाली अंदर वाली लेयर जोना पेलुसिडा है। जोना पेलुसिडा के ठीक अंदर है प्री वाइटेलाइन स्पेस। प्री वाइटेलाइन स्पेस का मतलब होता है यॉक आने से पहले का पार्ट। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा और पोलर बॉडीज होगी। ये पोलर बॉडी जिधर होती है उसे एनिमल पोल बोलते हैं, उसके अगेंस्ट वाले को वाइटल पोल बोलते हैं। यहीं से स्पर्म के गाइडेंस मिलता है एंटर करने का। इसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं जिन्हें हम कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल होते हैं वो जोना पेलुसिडा को हार्ड बनाते हैं और उससे पॉलीस्पर्मी रुकती है। मैं आगे थ्योरी में बताऊँगा। तो आप डायग्राम अच्छे से देख लो, ये है ओवम का वेल लेबल डायग्राम। ओके, सजाया हुआ डायग्राम बहुत बढ़िया वाला। तो हमने क्या देखा कि इसके आउटर तो है कोरोना रेडिएटा और इनर लेयर है जोना पेलुसिडा। ओके, इसमें एनिमल पोल और वेजिटल दो पोल होते हैं, नाम याद रखना बस, और कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं, अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिटेल से पढ़ेंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने को हम मिनार्की कहते हैं। मिनार्की क्या है? बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मिनार्की। द बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन वेरीज, इट यूजुअली अकर्स बिटवीन 12 to 15 ईयर। 12 से 15 साल की लड़की जब हो जाती है तो मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। तो पहली बार जो मेंस्ट्रुएशन होगा तो उसे मिनार्की कहेंगे। ओके, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर जो कंप्लीट हो जाता है 45 to 50 ईयर, कभी कभी 55 ईयर, तो उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। वो मैं आपको पहले भी बता चुका। मेंस्ट्रुएशन अकर इन ह्यूमन, एप्स एंड ओल्ड वर्ल्ड मैग्नीज। तो ये है प्राइमेट्स। प्राइमेट में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जिसे हम ह्यूमन, मंकी एंड एप्स बोलते हैं। ओके, अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या फेजेज होगी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिस्ट करता है 4 फेजेस: मेंस्ट्रुअल फेज, पॉलीफेरेटिव फेज, ओवुलेटरी फेज एंड सीक्रेटरी फेज। ये 4 फेजेज होती है। अब आप पहले डायग्राम से समझ लो, फिर मैं आपको थ्योरीज बता दूँगा। देखो यहाँ पे हमने 1 दिन से लेके पूरे 28 दिन तक का डायग्राम शो किया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर किस में क्या क्या चेंज होता है। तो यूट्रस के इवेंट्स देखो, यूट्रस में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। यूट्रस में स्टार्टिंग को हम मेंसिस बोलते हैं। मेंसिस में स्ट्रैंड ग्लैंड होती है, वो वर्क करने लगती है। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं ओवुलेशन के बाद 15 डेज़ के बाद 28 डेज़ के बीच में एंडोमेट्रियम सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो एंडोमेट्रियम की सबसे बेस्ट ग्रोथ होती है 15 और 18 डेज़ के बीच में। वी कैन से प्रॉपरली लास्ट जो वीक होगा मंथ का, उसमें एंडोमेट्रियम ग्रो करती है। ये मैं आपको आगे थ्योरी में बताऊंगा। अगर आप ओवेरियन हार्मोन का लेवल देखो
तो प्रोजेस्टेरॉन का पीक हमेशा वहाँ होता है जब इम्प्लांटेशन होना होता है, तो जब 21 से 28 दिन का पीरियड होता है सिक्रेटरी फेज, उसी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ता है। ईस्ट्रोजन का लेवल जस्ट ओवुलेशन से पहले पीक पे होता है और उसके बाद में नेक्स्ट साइकिल के अंदर ये रिपीट होगा। अगर आप ओवेरियन इवेंट्स देखो तो कैसे प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती है 14वें दिन, जिसे ओवुलेशन कहते हैं। फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाती है। अगर ओवुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करेगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाएगी, डिजेनरेट हो जाएगी। आप प्यूटिटरी हार्मोन का लेवल देखोगे तो एफएसएस और एलएस दोनों जस्ट ओवुलेशन के पहले पीक अमाउंट में होते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवुलेशन से जस्ट पहले पीक पे है, और आप देख रहे हो एस्ट्रोजन भी वही हाल है। तो ये था हार्मोनल चेंजेस। अब आ जाओ थ्योरी में। मेंस्ट्रुअल फेज, पहली फेज जिसे हम ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं या मेंसेस कहते हैं, ये 3 से 5 दिन तक होती है। इसके अंदर क्या क्या होगा देखो, ये लास्ट पार्ट है। कॉर्पस ल्यूटियम अपना काम करना थोड़ा धीमा कर देगी, जिससे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे ही कम होगा तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम की जो वॉल होगी वो गिरने लग जाएगी। तो स्किन के टुकड़े, उसके अंदर कुछ ब्लड के क्लॉट्स और अनफर्टिलाइज्ड ओवम फीमेल की वैजाना से बाहर आएगा, जिसे हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल फ्लो या गंदा ब्लड, ओके, क्योंकि एंडोमेट्रियल वॉल उसके अंदर है। दूसरी फेज है फॉलिकुलर फेज, जिसे प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। वाई वी आर यूजिंग दिस वर्ड, बिकॉज ग्राफियन फॉलिकल प्रोलिफरेट होती है। जो भी मैंने आपको अभी सीक्वेंस बताई थी ये वाली, कि कैसे ये ग्राफियन फॉलिकल तक ग्रो होती है, इसे ही प्रोलिफरेशन कहते हैं। तो प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर क्या होगा, ये 6th डे से 13 डेज तक होगा, और इसके अंदर प्यूटिटरी हार्मोन सीक्रेट होंगे, एफएसएस सीक्रेट होगा, ईस्ट्रोजन भी सीक्रेट होंगे, और ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर करके रप्चर कर देंगे। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फाइनली रप्चर करता है, ओके। तो ओवुलेशन जनरेट करने के लिए होता है। अब आता है ओवुलेटरी फेज, ये 14 डे है, जब एलएस और एफएसएस अपने पीक पे होते हैं, और पीक पे होगा तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी और उसमें से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगी। इसको हम ओवुलेशन कहेंगे, मैं आपको पढ़ा चुका। 14th डे पे एलएस अपना मैक्सिमम स्टेज पे होता है, उसे एलएस सर्ज कहते हैं। ल्यूटियल फेज या सीक्रेटरी फेज लास्ट फेज है, जो 15वें डे के लेके 28 डे तक का पूरा पार्ट है। इसके अंदर क्या होगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है वो प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करती है अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो, अदरवाइज वो डिजेनरेट हो जाती है। तो सबको उम्मीद रहती है कि फर्टिलाइजेशन होगा तो उससे क्या होगा, उससे आपका यूट्रस की वॉल प्रिपेयर हो जाएगी और उसके अंदर ग्रोथ हो जाएगी, जो इम्प्लांट के लिए प्रिपेयर करेगी, ओके। तो प्रोजेस्ट्रॉनिक फेज भी कहते हैं इसको, क्योंकि मेन इसमें जो लेवल रहता है वो रहता है हमारा प्रोजेस्ट्रॉन का, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन को हम बोलते हैं प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, ओके। मेरी लैंग्वेज को अच्छे से सुनना, मैं हर फेजेस के बारे में आपको बता रहा हूँ। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो मैंने आपको बता दिया था कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होके कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाती है, और ये एंडोमेट्रियल वॉल मेंसेस में चली जाएगी अगले फेज में और टूट के गिरने लग जाएगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि 21 से 28 दिन में जो एंडोमेट्रियल की वॉल तैयार हुई थी इम्प्लांटेशन के लिए, वो अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो अब ये वापस गिरने लग जाएगी एंडोमेट्रियम। इसी को हम बोलते हैं ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज। तो अगला स्टेप आ जाएगा। इसको हम वीपिंग ऑफ यूट्रस फॉर लॉस्ट ऑफ ओवम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें यूट्रस रोता है क्योंकि उसने ओवम को खो दिया। अगर ओवम नहीं खोता तो ये गिरता भी नहीं। इसका मतलब अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। तो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज प्रूफ ऑफ प्रेगनेंसी, ओके। तो ध्यान रखना, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार प्रेगनेंसी हो तभी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुके। ये स्ट्रेस की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, या और बहुत सारे कार्सिस्ट वगैरह या कोई डिजीज इन्फेक्शन की वजह से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक सकता है। ये यूजुअली 1 महीना, 2 महीना, 4 महीनों तक भी डिले हो सकता है। अब हमारे पास मीनोपोज। तो मीनोपोज मैंने आपको बता ही दिया कि जब एज हो जाती है फीमेल की 45 से 55 ईयर के बीच में, तब ओवुलेशन रुक जाता है। इसको हम मीनोपोज बोलते हैं, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा। फर्टिलाइजेशन आप सब जानते हैं, हैप्लॉइड मेल गैमेट स्पर्म और हैप्लॉइड फीमेल गैमेट ओवम के फ्यूज होने और डिप्लॉइड जाइगोट बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की साइट क्या है, फैलोपियन ट्यूब, ओके। स्पर्म का मतलब सीमन का फीमेल की बॉडी के अंदर जाने को हम इंसेमिनेशन बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी
डिस्कस कर लिया है। इंसेमिनेशन, इजेकुलेशन के बाद सीमन का फीमेल की बॉडी में जाना, और उसके अंदर 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, मतलब 30 करोड़ के आसपास। स्पर्म 1.5 से 3 mm पर मिनट की स्पीड से फीमेल की वेजाइना से, यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक ट्रेवल करता है। ये स्पीड है 3 mm पर मिनट, बहुत धीमे जाता है स्पर्म। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म क्या है? जब इंसेमिनेशन हो जाता है, जब फीमेल की बॉडी के अंदर मतलब वेजाइना में इजेकुलेशन हो जाता है, उसके बाद स्पर्म यहाँ पे कम से कम 5-6 घंटे तक एनर्जी गेन करते हैं वेजाइना के सीक्रेशन से, कैपेसिटी और एबिलिटी गेन करते हैं, क्योंकि इसको ओवम को जाके फर्टिलाइज करना है। तो इस कैपेसिटी गेन करने को कैपेसिटेशन बोलते हैं। मतलब आप देख रहे हो स्पर्म जगह जगह खाना खाने का ही काम कर रहा है। जब से सेमिनिफरस ट्यूबिल से निकला है तब तक हर जगह न्यूट्रिशन ही लेता है। ओके, द सीक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जिसे हम कॉपर ग्लैंड बोलते हैं, इन द सीमन कंटेन न्यूट्रिएंट विच एक्टिवेट द स्पर्म, ये सब एक्टिवेट करते हैं स्पर्म को। द सीक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड ऑल्सो न्यूट्रलाइज द एसिडिटी, एसिडिसिटी बोलना चाहिए ज़्यादा करेक्ट वर्ड। वेजाइना के अंदर जो एसिडिक मीडियम है उससे भी इसको सीमन को मतलब स्पर्म को ये सब एल्केलाइन फ्लूइड होता है ये बचाता है। ओके, तो इन सब का सीक्रेशन इसको मैच्योरेशन तो देता ही है, साथ साथ उसको एसिडिक मीडिया से भी बचाता है। अब क्या क्या फिजिकल और केमिकल इवेंट्स होते हैं फर्टिलाइजेशन में, तो आप देखो, एक तो होती है एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होता है, जो स्पर्म का एक्रोसोम होता है उसमें हाइलेरोनिडेज एंजाइम होता है, और एक होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। साथ में कैल्शियम, मैग्नीशियम, एक्रोसिन ये सब की ज़रूरत पड़ती है। ये सब मिलके स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि इस अपना ओवम है वो उसी स्पीसीज़ का है या नहीं, और उसके बाद उसको पेनिट्रेट करते हैं। तो एक्रोसोमल रिएक्शन का मतलब है ओवम के अंदर स्पर्म का मूव करना और स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई करना। टेम्परेचर की भी रिक्वायरमेंट होती है ऑप्टिमम, पीएच की भी रिक्वायरमेंट होती है इसमें। अब देखो, जैसे ही एक स्पर्म ओवम के अंदर चला जाता है तो स्पर्म का हेड ओवम के अंदर जाता है। सिर्फ जैसे ही हेड एंटर करता है डीपोलराइजेशन हो जाता है। किसका डीपोलराइजेशन होता है? उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। जो ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज हो जाती है, और जिससे पॉलीस्पर्मी मतलब एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म इनटू द oocyte इज ब्लॉक्ड। एक ही स्पर्म ओवम के अंदर जा पाता है, एक से ज़्यादा नहीं जा पाते, क्योंकि वो डीपोलराइज हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उधर आप पढ़ोगे भी कॉर्टिकल रिएक्शन, जिसमें जोना पेलुसिडा ज़्यादा हार्ड हो जाती है। दूसरा होता है कॉर्टिकल रिएक्शन। तो जो मैंने ओवम आपको पढ़ाया था पीछे, तो बताया था कि ओवम के अंदर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच में होते हैं, और ये इसको क्या कर देते हैं? हार्ड बना देते हैं, क्योंकि इसके अंदर कॉर्टिकल एंजाइम्स होते हैं। तो जब ये जोना पेलुसिडा को हार्ड बना देंगे तो ज़्यादा स्पर्म इसके अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो आप कुल मिला के कॉर्टिकल रिएक्शन को कहोगे हार्डनिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड जोना पेलुसिडा इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी। ये कॉर्टिकल रिएक्शन है, इट डन बाय कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। स्पर्म एंट्री, स्पर्म जिस पॉइंट से एंट्री करता है सेकेंडरी oocyte के अंदर, उसको हम बोलते हैं कॉन ऑफ रिसेप्शन या फर्टिलाइजेशन कॉन, जहाँ से वो एंट्री करी। तो एनिमल पोल की तरफ से ये एंटर करता है। अब क्या होगा? कैरियोगेमी होगी। आपको पता है ये स्पर्म और ओवम के अंदर न्यूक्लियस है, दोनों के न्यूक्लियस को मिलने को कैरियोगेमी या एमपी मिक्सिस कहते हैं, मिक्सिंग ऑफ बोथ प्रोन्यूक्लियस, मेल प्रोन्यूक्लियस एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस के मिलने को हम कैरियोगेमी बोलते हैं। तो कैरियोगेमी होगा तो अब ओवम फर्टिलाइज्ड हो गया, और फर्टिलाइज्ड ओवम को हम जाइगोट कहेंगे, और अब इस मदर को हम प्रेग्नेंट कहेंगे। मदर इज नाउ सेड टू बी प्रेग्नेंट। तो ये था। अब देखो, ओवम के फर्टिलाइज होने के बाद मतलब एग के फर्टिलाइजेशन होने के बाद स्पर्म उसके अंदर कुछ चेंजेस करता है। क्या चेंजेस करता है स्पर्म? स्पर्म से सेलुलर रेस्पिरेशन बढ़ जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस भी बढ़ जाता है। तो इससे क्या होगा? अब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, इसके अंदर ओवम के अंदर ताकत आ जाएगी, इसे बोलेंगे एक्टिवेशन ऑफ एग। तो हमने क्या देखा? फर्टिलाइजेशन भी कितना डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मैंने आपको इसके अंदर 5 पार्ट में समझाया फर्टिलाइजेशन को। एक्टिवेशन ऑफ एग देखा हमने, कैरियोगेमी देखा, स्पर्म की एंट्री देखी, कॉर्टिकल रिएक्शंस देखी, और क्या देखा आपने कॉर्टिकल रिएक्शंस के साथ साथ कैसे आपका एक्रोसोमल रिएक्शन भी इसमें मदद करती है। तो हमने पढ़ा एक्रोसोमल रिएक्शन, फिर हमने पढ़ा
कॉर्टिकल रिएक्शन, फिर हमने पढ़ा स्पर्म एंट्री, कैरियोगेमी, एक्टिवेशन ऑफ एग। दीज आर 5 स्टेप्स विच इन्वॉल्व द कंप्लीट और प्रॉपर फर्टिलाइजेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखो स्टेजेस देख लो डायग्राम में। ये जो जोना पेलुसिडा है, इसके पास में स्पर्म आ रहा है, स्पर्म का हेड एंटर कर रहा है, स्पर्म का हेड पूरा एंटर हुआ, स्पर्म का हेड अंदर चला गया और उसने न्यूक्लियस रिलीज कर दिया। तो न्यूक्लियस ऑफ सेकेंडरी ओसाइड आया, उधर से न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म आया और दोनों फ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो इट वाज फर्टिलाइजेशन। अब देखो एक रिएक्शन होती है फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन। तो जो ओवम होता है वो एक केमिकल सीक्रेट करता है जिसे फर्टिलाइजिन कहते हैं। ये एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन है। इसी तरीके से स्पर्म होता है, वो भी एक केमिकल सीक्रेट करता है, प्रोटीन होती है, उसे एंटी फर्टिलाइजिन कहते हैं। तो एंटी फर्टिलाइजिन स्पर्म सीक्रेट करता है, फर्टिलाइजिन ओवम सीक्रेट करता है। दोनों ग्लाइकोप्रोटीन है, दोनों एंटीजन एंटीबॉडी की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए इसको एग्लूटिनेशन बोलते हैं। जब भी एंटीजन एंटीबॉडी मतलब प्लस और माइनस की तरह रिएक्शन होती है तो उसे एग्लूटिनेशन बोलते हैं। ओके, वो भी ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, एंटीबॉडी एंटीजन, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है। तो फर्टिलाइजिन, लिली नाम के साइंटिस्ट ने खोजा ये फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन। फर्टिलाइजिन ओवम के पास है, एंटी फर्टिलाइजिन स्पर्म के पास है। तो पहले दोस्ती का हाथ किसने आगे बढ़ाया? ओवम ने। ओवम चाहता है फर्टिलाइज होना, इसलिए उसका केमिकल है फर्टिलाइजिन। और फिर दूसरा कौन है? स्पर्म का केमिकल एंटी फर्टिलाइजिन। ओके, अब बेबी का सेक्स कैसे डिसाइड होता है तो ये तो आप जानते ही हो, मैंने कई बार आपको बताया है, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं। और आप लोगों ने भी, ये तो कॉमन बात है, जूनियर क्लासेस में पढ़ी है। फादर के पास 44 + XY, मदर के पास 44 + XX, दोनों में 46 क्रोमोजोम होते हैं। ओके, फिर दोनों में गैमीट बनते हैं 22 + X, 22 + X, 22 + X, 22 + X। तो इधर बनेंगे X और Y, इधर बनेंगे XX। इन 22 को मतलब 22 पेयर्स को हम बोलते हैं ऑटोसोम, और XX और XY को बोलते हैं एलोसोम या सेक्स क्रोमोजोम। अब आपको पता है ये क्रॉस रिएक्शन करानी है, तो अगर 44 + XX आता है तो वो गर्ल है, XY आता है तो वो बॉय है। तो इस तरीके से 50-50 चांसेज रहते हैं लड़का या लड़की होने के। तो इस तरीके से आपका बेबी का क्या डिसाइड होता है? सेक्स डिसाइड होता है। तो दिस वे वी फिनिश टुडेज टॉपिक। Embryonic development will be discussed in next topic or next video. Thank you so much for watching it. Please don't forget, share and like it.